नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम। की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक जारी है और इस बैठक में जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही है और इस बैठक में जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। तो लोकसभा चुनाव से इस वक्त की जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही है और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बैठक हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव यानी आगामी चुनाव को लेकर के बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद कुछ अहम जानकारियां चुनाव से जुड़ी निकलकर आएंगी सामने। आपको बता दें कि यह बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर हो रही है। इस खबर पर हमारे सहयोगी संवाददाता अजय चौहान हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजय, प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही है और इस बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह के अलावा कौन कौन से नेता हैं जो इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक के क्या मायने? देखिए, ये 2024 की जो रणनीति बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला लिया जाता है इस समय, जिस समय पीएम आवास पर जब बैठक की जाती है तो कोई ना कोई 2024 की तैयारियां, इसमें कई मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, कई लोग अध्यक्ष भी मौजूद हैं इसके अंदर। यानी कहीं ना कहीं जिसके साथ तैयारी की जा रही है और आज जो लिस्ट जारी की गई है तो 3 बजे के आसपास तैयार की गई थी, लेकिन इसमें देखना यह होगा कि जो रणनीति अब 2024 की किस तरह से इसको चुनाव को लड़ा जाए। तो ये एक अहम बैठक की जा रही है और कुछ समय के बाद इसकी जो बातें हैं, जो चीज है वो सामने आएगी कि इस बैठक के अंदर क्या क्या नए नए फैसले लिए गए, क्योंकि जनता के हित के लिए जिस तरह की बैठक की जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर, तो कहीं ना कहीं जनता के हित की ही बातें की जाती है और वहां पर किस तरह जनता को फायदा उठाया जाए और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह से तैयार की जाए। अजय, ये इस बैठक में प्रत्याशियों से जुड़ी मतलब प्रत्याशियों के नामों के ऐलान को लेकर बैठक हो रहा है या चुनाव में क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या इस पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में? देखिए, आज की जो बैठक की जा रही है, जिस तरह से पीएम आवास पर अगर बैठक की जाती है तो पूरी रणनीति बनाई जाती है। इससे पहले एक रोड मैप किया जाता है, जिस तरह से कल करने के लिए बैठक की गई थी बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर। उसके बाद ये बैठक अमित शाह की अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक की जाती है तो कहीं ना कहीं अहम भूमिका होती है कि किस तरह से हमें धरातल पर उतरना है और देश के अंदर जिस तरह चुनाव की माहौल बना हुआ है, कई जगह विधानसभा भी है और लोकसभा भी है, उसको लेकर भी, और किस तरह से अपने कैंडिडेट को क्या सुझाव देना है और जनता के बीच की जो योजना है उसको कैसे लेके जाना है, क्योंकि अभी इनका जो रोड मैप है वो भी तैयार हो चुका है, उसको लेकर चर्चा हो सकती है इसके अंदर और चुनाव कैंडिडेट को लेकर चर्चा की। कोई कई ऐसे नाम थे जो विवादित में रहे, अभी जो सीटें बची हैं उसको लेकर भी चर्चा इसमें इस बैठक में की जा सकती है। अजय, इस बैठक में कौन कौन सी सीटें होंगी जिन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है? देखिए, मुरादाबाद की बात कर लें या मेरठ की बात कर लें या रायबरेली की बात कर लें, कई और ऐसे चेहरे हैं जो लखनऊ के आसपास की 1-2 सीट और भी ऐसी हैं जो चर्चाएं की जा सकती है, क्योंकि महत्वपूर्ण सीट है जिसको बीजेपी को जीतना बहुत जरूरी, क्योंकि पिछली बार वो सीट है हार चुके थे, तो उसमें कहीं ना मंथन किया जा रहा है इसके अंदर। लेकिन यूपी के अंदर बात करें, योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूरी तैयारी की गई है, उनके कैंडिडेट के सबसे तैयार किया जा रहा है लगातार। वहीं अगर बात करें, मायावती ने अपनी आज 15 से 16 लोगों की लिस्ट भी जारी की है। लेकिन देखना यह होगा कि आज जो बैठक की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवास पर, तो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मोदी जी का जो चेहरा है वो सभी जानते हैं, लोग पब्लिक भी चाहती है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन जो उनके सहयोगी जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं अध्यक्ष हैं, उनको लेकर पूरी तैयारी है, उनका सुझाव दिया जा रहा है किस तरह से हमको पब्लिक के बीच जाना, जो कम रुके हुए काम थे वो अभी तक क्यों नहीं हुए, किस तरह से हम उनको पूरा करेंगे। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण बैठक में इसमें लिया जा सकता है।
अजय, चूंकि अब कल 46 उम्मीदवारों के नामों की सूची कांग्रेस ने जारी की है, मायावती ने 16 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, तो क्या बीजेपी अब जल्द से जल्द उन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने की कोशिश कर रही है जिन पर, यानी अभी 25 लगभग सीटें बाकी हैं जिन पर अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना बाकी है? 51 का तो नाम पहले ही सूची में आ गया था। तो क्या बीजेपी नामों का ऐलान करने के बाद जल्दी से जल्दी मैदान पर उतरने की कोशिश में है कि जल्द से जल्द जनता के बीच जाया जाए, क्योंकि चुनाव में भी अब ज्यादा समय नहीं बचा है? बिल्कुल, देखिए आज लास्ट समय चला 19 तारीख का पहला चुनाव होगा। उससे पहले प्रधानमंत्री की जो बात सामने आई थी वो अयोध्या भी जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि कोई भी सीट अब खाली रहे, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार अभी सीटों को बढ़ा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से, लेकिन बीजेपी में कम से कम पूरी सीटों को समाप्त कर चुका है। कुछ सीटें ऐसी बची हैं जो अभी बची हुई हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से 25 सीटें ऐसी हैं जो घोषित करनी है, लेकिन आज जिसमें 15 से 16 नाम आने वाले हैं, और इसमें भी गद्दावर नेता हैं जो पुराने हैं, कुछ नए ऐसे चेहरे हैं उसके अंदर लिए जा रहे हैं, जनता के बीच है। तो पहले से वो सुर्खियों में तो रहे हैं, लेकिन आज जो मंथन किया जा रहा है इसमें पूरी सीटों को लेकर के किया जाए, तो हो सकता है कि उस सीटों को फेर बदल किया जाए इसके अंदर, क्योंकि कुछ बीजेपी के जो पूर्व सांसद रहे हैं उनको भी कुछ बागी हुए थे, लेकिन उनको भी मनाने की बात कर रही है योगीनाथ हमेशा नगाए बने हो। लेकिन वहीं जेपी नड्डा भी चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमारा जो कैंडिडेट है वो साथ रहे और अपने क्षेत्र में काम करे, लोगों के बीच जाए, और जो 400 जो पार ना रहे वो किस तरह से पूरा करना है। अजय, अगर हम बीजेपी की पहली प्रत्याशियों की लिस्ट को अगर ध्यान से देखें तो 195 प्रत्याशियों में से 51 प्रत्याशियों का नाम उत्तर प्रदेश से हुआ, और 4 प्रत्याशियों को अगर छोड़ दें तो बाकी वही नाम थे जो सिटिंग एमपीज हैं, उन्हीं को मौका दिया गया। हालांकि विपक्ष ये लगातार ये कह रहा था कि बड़े नाम काटे जा सकते हैं। ये बाकी जो 25 सीटें बची हैं, क्या इस पे उन्हीं सिटिंग एमपीज को मौका मिलेगा या हमें कुछ नए नामों को देखने को मिल सकता है? और अगर नए नामों को देखने को मिल सकता है तो वो कौन सी सीट है, क्या खबर इसको लेकर की जिन पर नए चेहरे हमें देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल शिवम, देखिए अगर बात करें जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से नए चेहरे उतारे गए थे, लेकिन अभी तक वो सीटें सुरक्षित रखी गई हैं जहां पर ऑलरेडी पूर्व सांसद हैं, वहां पर रहे हैं, उनके नाम अभी उजागर नहीं किए, ना ही कोई नया कैंडिडेट वहां से उतारा है। तो देखिए ऐसे में ये मंथन हो रहा है कि क्या उन्हीं कैंडिडेटों को दोबारा से उतारा जाए या नए जो कैंडिडेट है उनको उतारा जाए, तो इसमें सवाल बना हुआ है। तो इसमें मंथन काफी लंबे चल रहा है, और क्योंकि लास्ट जो लिस्ट होगी उसमें सारे वो उजागर होंगे, जो 25 से 30 जो सीटें बची हैं, जो भी बची हैं, उसमें उनको उतारा जाएगा। हो सकता है कुछ सीटें उसके अंदर अदर फजर इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन जो कैंडिडेट है अभी उनका भी चयन किया जाए। कई नाम ऐसे चल रहे हैं, क्योंकि मेरठ की बात कर लें या फिर गाजियाबाद की बात कर लें या रायबरेली की बात कर लें, वहां पर भी ऐसे कुछ नाम है, मुरादाबाद की बात कर लें, तो ऐसे और भी कई जगह खाली पड़ी हैं। लेकिन अभी पूरी तरह से बीजेपी ने खुलासा नहीं किया है कि किसको कहां से उतारा जाएगा। तो देखिए जैसे ही उजागर होता है तो कहीं ना कहीं जो पुराने चेहरे कुछ कट सकते हैं और जो नए चेहरे वो उनको जोड़ा जा सकता है। अजय, एक अंतिम प्रश्न आपसे मेरा ये है और इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अंतिम प्रश्न ये, क्या इस बैठक के बाद उन प्रत्याशियों का नामों का ऐलान हो सकता है जो उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटें हैं? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की कम से कम पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ नाम अभी बचे हैं। उसके अंदर जो चर्चाएं चल रही थी, जैसे कि मुरादाबाद की बात करें तो वो पुराने थे, वो नहीं थे पहले, कि इस बार उनका नाम सामने आ रहा है। गाजियाबाद से भी कई नया नाम चेहरा सामने आ रहा है, वही कई जगह से और नाम ऐसे चेहरा सामने आ रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ नया इस बार बीजेपी ने उतारा है, क्योंकि बीजेपी में जो नारा जो संकल्प है वो लगातार 400 पार का चल रहा है। तो ऐसे में कोई भी चूक बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है वो अभी भी समय है कि किस तरह से हम इनके सामने अपने जो कैंडिडेट उतारे हैं। जी अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल पर विपक्षी गठबंधन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आपको बता दें कि विपक्ष को खत्म करने की साजिश रची जा रही, यह कहना है आम आदमी पार्टी का। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, जहां पर विपक्ष को खत्म करने की साजिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है 31 मार्च को रामलीला मैदान में इसके लिए रैली की जाएगी, और केजरीवाल पर विपक्षी गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। हालांकि ये शब्द आम आदमी पार्टी लगातार प्रयोग करती आ रही है। लोकतंत्र बचाने के लिए हम साथ आए हैं, और ये कहना है कांग्रेस का। और विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। 31 मार्च को रामलीला मैदान में इसको लेकर के बैठक है, और देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, ये कहना है कांग्रेस का। तो साझा प्रेस वार्ता जो किया गया है, इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। दिल्ली को छावनी बना दिया गया है, ये स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से आया है। ईडी
सीबीआई से धमकाया जा रहा है विपक्षियों को, यानी कि विपक्ष जो लगातार हमलावर है सत्ता पक्ष पर, वो ये कि ईडी और सीबीआई जो आरोप है विपक्षी गठबंधन का, चाहे वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस हो, की टूल की तरह काम कर रही है ईडी और सीबीआई, इसको लेकर के विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष यानी बीजेपी पर हमलावर है। और बात केवल अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक एक करके संपूर्ण विपक्ष को खत्म करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, षड्यंत्र करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, लोगों को डरा करके, धमका करके और पूरे विपक्ष को या तो पैसे दे करके खरीद रहे हैं या फिर ईडी सीबीआई से धमका करके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, या फिर जो सुनने को तैयार नहीं है, जो न बिकने को तैयार है, न झुकने को तैयार है, न रुकने को तैयार है, उन सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे करके उनको गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पहले हम सब ने देखा कि किस तरह से झारखंड के अंदर वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। हमने देखा है कि किस तरह से देश के अंदर, चाहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो ममता बनर्जी, चाहे वो बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जी, चाहे वो देश के अलग अलग हिस्सों में इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, सबकी फाइलें फर्जी मुकदमे लगा करके ये कोशिश की जा रही है कि या तो उनको चुप कर दिया जाए या जेल के सिक्कों में बंद कर दिया जाए। आज जब से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, न सिर्फ आम लोग बल्कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर, देश की राजधानियों में, अलग अलग हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और यह आंदोलन आगामी दिनों में और तेज होगा। दिल्ली के अंदर एक तरफ तो मुख्यमंत्री को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और दूसरी तरफ पूरे दिल्ली को इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया है। रात में मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई, जो भी विधायक, चुने हुए विधायक पहुंचे, उनको उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह सुबह विधायक मंत्री मुख्यमंत्री जी के घर उनके परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे, उनके परिवार को हाउस अरेस्ट कर लिया था, किसी को एंट्री तक नहीं दी गई। प्रोटेस्ट का काल था, आम आदमी पार्टी के कार्यालय को इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया। चुनाव आयोग कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया हुआ है, ऐसे समय में एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय को सील कर दिया गया। वहां पर मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मुझे जाने की अनुमति नहीं थी। हमारे किसी मंत्री को, विधायक को वहां नहीं घुसने दिया गया और जो भी वहां जाने की कोशिश किया, आईटीओ चौराहे पर बैरिकेड करके दिन भर गिरफ्तारी कर। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजीत चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, ये बताइए कि ये जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से की गई है, क्या मायने निकाले जा सकते हैं? क्या कुछ कहना चाहता है विपक्ष, या खास करके कहें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? अजीत, आप तक आवाज आ रही है? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे आपसे। तो विपक्ष को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, यह कहना आम आदमी पार्टी का। तो इंडिया गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के जो दो बड़े पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसको लेकर के विपक्ष, सत्ता पक्ष यानी बीजेपी पर हमलावर होकर मुखर तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि विपक्ष को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। 31 मार्च को इसी बात को लेकर रामलीला मैदान में हम रैली करेंगे।
अजीत कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? अजीत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही? जी अजीत, मैं ये कह रहा था कि ये जो इंडिया अलायंस की तरफ से ये साझा प्रेस वार्ता की गई है, खास करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, मुखर तरीके से जिस तरीके से बीजेपी पर हमलावर हैं कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रही है, ये कहना आम आदमी पार्टी का, क्या मायने निकाले जा सकते हैं इन दोनों पार्टियों का साथ आना और इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना? देखिए, बताना चाहूंगा शिवम, जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है तब से ही जो विपक्षी जो एकजुटता है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिली है। विशेषतः अगर मैं बात करूं तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो एकजुटता है, कि जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ लोकसभा चुनाव में उतरी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसका जो एकजुटता है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया, उसके तुरंत बाद किस तरीके से प्रियंका गांधी का बयान आया, अगले दिन राहुल गांधी का भी बयान आया, वो निश्चित तौर पर दिखाता है कि विपक्ष इस समय एकजुटता दिखा रहा है। इसी का परिणाम था कि आज इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की एक प्रेस वार्ता हुई, जो संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, और इस प्रेस वार्ता में दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय, आतिशी, वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर लवली, ये तमाम लोग पहुंचे जिन्होंने इस तरीके से जो केंद्र की मोदी सरकार पर न केवल निशाना साधा बल्कि गोपाल राय ने साफ तौर पर भाजपा को लेकर के इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, विपक्ष को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी दौरान जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो संयुक्त वार्ता थी, इसमें आने वाली 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की एक संयुक्त रैली का भी ऐलान किया गया है। यानी कि अब कहा जा सकता है कि 31 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली देखने को मिल सकती है, जहां पर एक बार फिर से विपक्षी एकजुटता का जो है माहौल वो देखने को मिल। निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, शराब घोटाले में एक के बाद एक जो गिरफ्तारी हो रही है, इसमें केंद्र सरकार की, मोदी सरकार के खिलाफ ये पूरा का पूरा जो रामलीला मैदान में 31 तारीख को ये प्रदर्शन का जो ऐलान किया गया है, जो रैली होने जा रही है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस समय विपक्ष जो है वो एकजुट होकर के एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। जी शिवम। जी अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मंत्री आतिशी सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, केजरीवाल ईडी की हिरासत में है, लेकिन दिल्ली का कोई भी काम नहीं रुकेगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस परिस्थिति में दिल्ली के लिए सोच सकता है? सिर्फ केजरीवाल ही एक ऐसे हैं जो सोच सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मैं सभी दिल्ली वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी आज केंद्र सरकार की ईडी की हिरासत में हैं, लेकिन दिल्ली वालों का कोई भी काम नहीं रुकेगा। दिल्ली वालों का लगातार काम होता रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने 9 सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है
जैसे कोई अपने परिवार की देखरेख करता है। उनके लिए दिल्ली वाले सिर्फ इनके वोटर नहीं हैं, वो दिल्ली वालों के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने दिल्ली की सरकार को एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह चलाया है और यही कारण है कि आज इतनी मुश्किल परिस्थिति में होते हुए भी वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, हर दिल्ली वाले के बारे में सोच रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ये बताना चाहती हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों से प्यार है, जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, आप उसे कैद नहीं कर सकते, उनके दिल्ली वालों के प्रति समर्पण को कैद नहीं कर सकते। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।